पिछले जून में यहाँ इमरजेंसी आ गई। जैसे ही इमरजेंसी आई, एकदम से हिंदुस्तान की पैदावार बढ़ गई। जितने विद्यार्थी थे एकदम से पढ़ने लग गए, सब लोग अपने काम में लग गए। जब से इमरजेंसी आई है, हमारा एक नया नारा है कि कम बोलो और काम ज्यादा करो। और जितने लोग यहाँ हैं उन सबको वचन लेना चाहिए कि वो ना दहेज लेंगे ना देंगे। उसमें एक कार्यक्रम है जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है, वो कार्यक्रम है परिवार नियोजन का। तो हंसने से परिवार नियोजन नहीं होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में पेड़ बो देंगे तो जो नदी यहाँ से बह के बिहार में जाती है तो बिहार को भी फायदा हो जाएगा, आगे जाके बंगाल में जाएगी तो बंगाल में भी फायदा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना फायदा हो जाता है इस एक पेड़ बोने से। अपने अपने गुट बना लें और हर हफ्ते का या हर महीने के लिए एक गली को पूरा साफ कर लें। जब भी युवक कांग्रेस में या मेन कांग्रेस में जब मंत्री बनाते हैं या और कोई पोस्टें भरते हैं तो उसके लिए बड़ी दौड़ होती है। जो भी बनना चाहे उसे हम बना तो देंगे, लेकिन साथ साथ उसे महीने की 2 नसबंदियां लानी पड़ेंगी और एक पेड़ बोना पड़ेगा, एक आदमी को पढ़ना लिखना सिखाना पड़ेगा और गांव की सफाई में खुद काम करना पड़ेगा। संजय जी, आप जिस समय राजस्थान में पधारे हैं उस समय हम सब लोग हमारे देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिए हुए कार्यक्रम को पूरा करने में लगे हुए हैं और हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम निष्ठापूर्वक उस कार्यक्रम को राजस्थान के अंदर पूरा करेंगे। जहां तक सीलिंग का सवाल है, 35,000 मामले दर्ज हुए थे, उसमें से लगभग 33,000 मामले पूरे हो चुके हैं और मार्च के आखिर तक ये सारे काम पूरे हो जाएंगे। मगर इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने युवक कांग्रेस के मंच से कुछ घोषणाएं की हैं, कुछ कार्यक्रम दिया है। राजस्थान की सरकार और हम कांग्रेस दल राजस्थान के अंदर उस कार्यक्रम को पूरा करने में जी जान जुटा देंगे। आपने विशेष करके एक कार्यक्रम दिया है वृक्षारोपण का, अर्थात पेड़ लगाने का। राजस्थान की सरकार ने यह फैसला किया है कि आने वाले वर्ष के अंदर हम राजस्थान के अंदर 55 लाख पेड़ लगा करके आपके कार्यक्रम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत पाके मुझे बहुत खुशी हुई है। बीकानेर पाकिस्तान के सीमा पे ही एक शहर है, तो आपने देखा है कि यहाँ पे 2 बार लड़ाई भी हुई है और आप जानते हैं कि हमारा मुल्क चाहता क्या है। हमारा मुल्क चाहता है कि हम शांतिपूर्वक रहें, अपने आप अपना काम करें, अपने मुल्क को बढ़ाएं और हम साथ में ये भी चाहते हैं कि जो हमारे साथ में मुल्क हैं वो भी शांतिपूर्वक रहें, वो भी अपना ही काम करें और दूसरों के काम में दाखिल ना दें। हर एक नौजवान जब ये तय करेगा कि उसे कहां जाना है, अपनी जिंदगी का क्या बनाना है और क्या काम करना है, और उसके बाद जब ये तय कर चुका है तब उसे
पूरा जोर लगा के, पूरी मेहनत करके उसी रास्ते पे चलना चाहिए। और ऐसे चलने लगेगा तो वो भी खुश होगा, उसका जीवन भी सुखी होगा और सारा मुल्क भी एक सुखी मुल्क हो जाएगा और तेजी से आगे बढ़ेगा। क्योंकि आखिर ये मुल्क है क्या? ये जो हिंदुस्तान है, ये है क्या? जो हिंदुस्तान की जनता है वो हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान की जनता सुखी रहेगी तो हिंदुस्तान सुखी है, और हिंदुस्तान की जनता तेजी से आगे बढ़ेगी तो हिंदुस्तान तेजी से आगे बढ़ेगा। तो हमें यह देखना है कि हिंदुस्तान की जनता खुश रहे, अपना रास्ता ढूंढ ले और अपने रास्ते पे तेजी से आगे बढ़े और हिंदुस्तान को साथ साथ आगे बढ़ाए। अगर हमें रास्ता अपना देखना है तो हमारा रास्ता हमें गांधी जी ने दिया। गांधी जी ने यह कहा कि अगर कोई भी काम करना है तो हम ये पहले देखें कि वो काम करने से गरीबों का फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर गरीबों का फायदा होगा तो हमें वो काम करना चाहिए, नुकसान होगा तो कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटिस्ट हो। तो यही एक हमारी आइडियोलॉजी है और यही रास्ता कांग्रेस कर रहा है। और इसीलिए आपने देखा है कि हर एक चुनाव में जनता कांग्रेस के साथ रही है और कांग्रेस जनता के साथ रही है, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी ये है कि गरीबों के लिए हमें पार्टी चलानी है। आप जानते हैं कि जब से इमरजेंसी आई है हमारा एक नया नारा है कि कम बोलो और काम ज्यादा करो। तो मैं भी अब कम बोलूंगा और हमें सब मिल के काम ज्यादा करना है। अब आप 3 बार मिल के जोर से जय हिंद बोलें। जय हिंद। तब ऐसी जोर से बोलें कि सीमा पार तक सुनाई दे। जय हिंद। तो अभी तक इतनी दूर आवाज नहीं जाएगी, और जोर से बोलें। जय हिंद। बहनों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आप सबको मुबारकबाद। ऐसे महसूस होता है कि राजस्थान की 2.5 करोड़ जनता आज बीकानेर में मौजूद है भाई संजय गांधी का स्वागत करने के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, जैसे गहलोत साहब ने कहा, आज संजय गांधी जी के साथ बीकानेर में नागालैंड से, सिक्किम से, केरला से, कश्मीर से, बंगाल से और हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से युवक नेता यहां बीकानेर में आए हैं। आज के नौजवान, भारत के प्रगतिशील नौजवान इंदिरा गांधी को अपनी एकमात्र नेता समझते हुए उनके मार्गदर्शन के उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया है उनके पीछे एकता से और मजबूती से खड़े हैं। हम सब जानते हैं कि नौजवानों में जोश होता है, लड़ने की हिम्मत होती है, प्रथाओं को खत्म करने की शक्ति होती है, लेकिन कई बार वो शक्ति, कई बार वो जोश गलत रास्तों में लगाया गया है। जैसे आज संजय गांधी जी ने कहा, युवा कांग्रेस ने यह तय किया है कि आज के बाद हिंदुस्तान का नौजवान कोई भी गलत काम नहीं करेगा। संजय गांधी देश का नेता, नौजवानों का नेता, नौजवानों के नेता संजय गांधी, युवा कांग्रेस। युवक निर्माण की शक्ति है। युवक में वह शक्ति है कि वह निर्माण भी कर सकता है और बर्बादी भी कर सकता है। दुर्भाग्य था हमारे देश का कि हमारा युवक निर्माण के पथ से दूर, निर्माण के पथ से विचलित हो गया। भारत का आने वाला इतिहास संजय जी के प्रति आभार प्रदर्शित करेगा कि देश के 25 करोड़ युवकों को उन्होंने सही दिशा दी। हमारी जो संस्कृति है इसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं
और साथ साथ कई वहम भी आ गए हैं। इनमें सबसे बुरा जो वहम है वो है दहेज का। अब यहां सब युवक हैं, तो अगर अभी तक दहेज का सवाल आया नहीं है तो एक आध साल में आ जाएगा। और जितने लोग यहां हैं उन सबको वचन लेना चाहिए कि वो ना दहेज लेंगे ना देंगे। अब ये ना हो कि शादी के पहले चुपचाप हो जाए सब कुछ। जब ये वचन लिया है इसके माने बिल्कुल नहीं होगा। और जो कार्यक्रम लिए हैं युवक कांग्रेस ने, उसमें एक कार्यक्रम है जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है। वो कार्यक्रम है परिवार नियोजन का। तो हंसने से परिवार नियोजन नहीं होगा, इसमें काफी काम करना पड़ता है। और काम करने से पहले हर एक जितने यहां मौजूद हैं उन्हीं को यह फैसला करना चाहिए कि वो खुद ही परिवार नियोजन करेंगे। पहले इसका नारा था 2 या 3 बस, अब 2 पे ही बस कर दिया है। अगर आप उत्तर प्रदेश में पेड़ बो देंगे तो जो नदी यहां से बह के बिहार में जाती है तो बिहार को भी फायदा हो जाएगा, आगे जाके बंगाल में जाएगी तो बंगाल में भी फायदा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना फायदा हो जाता है इस एक पेड़ बोने से। आखिरी कार्यक्रम जो हमने लिया है युवक कांग्रेस से वो है सफाई का। सफाई के तो सब फायदे आप जानते ही हैं। बीमारियां कब कम फैलेंगी, हमारी रहन सहन अच्छी हो जाएगी। तो ये भी एक आंदोलन हमें तेजी से आगे बढ़ाना है। और ये सब हम अपने अपने गांव में कर सकते हैं। अपने अपने गुट बना लें और हर हफ्ते का या हर महीने के लिए एक गली को पूरा साफ कर लें, तो एक साल में पूरा गांव चमक उठेगा। और ऐसे ही गुट अगर हर एक मोहल्ले में बन जाएं, हर एक मोहल्ले में एक एक गली को साफ करते जाएं, तो पूरे शहर भी चमक जाएंगे। आप सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है ये कितनी जरूरी चीज है और ये शुरू क्यों हुई। कोऑपरेटिव मूवमेंट इसलिए चली कि सब लोग मिलके एक ऐसी मूवमेंट चलाएं कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का पैसा लगाएं और सरमाएदार के नीचे ना दबे रहें। ये एक फैसला सबसे पहला है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को गरीबों के फायदे के लिए हम चला सकते हैं कि नहीं। अगर हमें दिन रात काम करके गरीबों के फायदे के लिए ये मूवमेंट चलानी है और गरीबों का फायदा करना है, तो फिर इससे अच्छी मूवमेंट कोई हो नहीं सकती है। आप जानते हैं कि जब भी युवक कांग्रेस में या मेन कांग्रेस में जब मंत्री बनाते हैं या और कोई पोस्टें भरते हैं तो उसके लिए बड़ी दौड़ होती है। जो भी बनना चाहे उसे हम बना तो देंगे, लेकिन साथ साथ उसे महीने की 2 नसबंदियां लानी पड़ेंगी और एक पेड़ बोना पड़ेगा, एक आदमी को पढ़ना लिखना सिखाना पड़ेगा और गांव की सफाई में खुद काम करना पड़ेगा। तो जो इस काम को करना चाहते हैं वो अपना काम दिखाएं और काम दिखाने के बाद कहें कि उन्हें कुछ प्रमोशन दिया जाए।
जिसने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, स्वरूप रानी नेहरू, कमला नेहरू और इंदिरा गांधी और आज संजय गांधी एक महान परंपरा को शक्ति देने का अवसर उत्तर प्रदेश की जनता और नौजवानों को पहले से मिला। भाइयों और बहनों, लखनऊ जैसे ऐतिहासिक शहर में आके और आपका स्वागत पाके मुझे बहुत खुशी हुई है। पिछले जून में यहां इमरजेंसी आ गई। जैसे ही इमरजेंसी आई, एकदम से हिंदुस्तान की पैदावार बढ़ गई। जितने विद्यार्थी थे एकदम से पढ़ने लग गए। सब लोग अपने काम में लग गए। जो दाम इतनी तेजी से बढ़ रहे थे, सारी दुनिया में बढ़ रहे थे। कोई और मुल्क नहीं है दुनिया में जो अपने बढ़ते हुए दाम को काबू कर सका है। एक सारी दुनिया में मुल्क हिंदुस्तान है जहां दाम सिर्फ बढ़ने से नहीं रुक गए, घटने लग गए। जो चीजें मिलती नहीं थी, जो काला बाजार था, ये सारा मिट गया। चीजें मिलने लग गई। जो स्मगलिंग चलती थी वो रुक गई। हिंदुस्तान की आम जनता का तो बहुत फायदा हुआ है। हिंदुस्तान के जो मजदूर हैं उनका तो फायदा हो गया है। भाइयों और बहनों, आपके जायज कस्बे में आके बहुत खुशी हुई है मुझे। आपका स्वागत पाके बहुत खुशी हुई है मुझे। आप जानते हैं कि बहुत साल हुए हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज होता था। अंग्रेज हिंदुस्तान में आए किस लिए थे? वो यहां इसलिए आए कि उन्होंने सुना था कि हिंदुस्तान सारी दुनिया में सबसे धनी मुल्क है, तो यहां पे हिंदुस्तान का धन लेने आए। और जब यहां आए तो उन्होंने देखा कि सिर्फ धनी मुल्क नहीं है, लेकिन एक बहुत शक्तिशाली मुल्क भी है। लेकिन फिर भी उन्होंने यहां कब्जा कर लिया। और कब्जा कैसे करा? ऐसे करा कि उन्होंने ये देखा कि जितने हिंदुस्तानी यहां हैं सारे आपस में झगड़ते रहते हैं, और एक दूसरे को आपस में झगड़वा दिया और अपना कब्जा ले लिया। कि अभी हाल में हिंदुस्तान में कुछ ऐसी शक्तियां पैदा हो गई थीं जो फिर से हमें आपस में झगड़ा करवाना चाहते थे। कभी विद्यार्थियों से कहते थे कि पढ़ाई छोड़ दो, दंगा फसाद करो, बसें जला दो, रेल जला दो, सरकारी इमारतें वो जला दो। ये किस लिए कहते थे? कारखाने में जो मजदूर काम करते हैं उनसे कह देते थे कि स्ट्राइक करो, काम ना करो। अब पहले हमने देखा है कि जब दंगा फसाद होता है तो मुल्क का क्या नतीजा होता है। मुल्क का ये होता है कि हम कमजोर हो जाते हैं और बाहर वालों के नीचे दब जाते हैं।
आप जानते हैं कि आजकल युवक कांग्रेस ने कई नए कार्यक्रम लिए हैं। इन कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम है जिसमें खासकर जो विद्यार्थी हैं वो काफ़ी भाग ले सकते हैं, और वो है दहेज को मिटाने में। और क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर लड़के लड़कियाँ आती हैं वो ग्रामीण हैं, तो उनको मालूम होगा कि दहेज से कितना नुकसान होता है, कितने खानदान दबे रह जाते हैं और मुल्क कितना पिछड़ा रह जाता है। तो अगर जितने हम सब यहाँ हैं फैसला कर लें कि कम से कम इतने लोग तो दहेज ना लेंगे ना देंगे, तो हिंदुस्तान के लिए एक कदम हो जाएगा। भाइयों और बहनों, मुझे यहाँ आके सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि आपने जब स्वागत किया तो अपनी संस्कृति दिखाई और अपनी कला दिखाई, और ये भी साबित किया कि जो आपकी पुरानी कला है उसको आप जीवित रख रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति बहुत पुरानी है और कई हजारों साल से चली आ रही है, और बहुत जरूरी है कि हम इसे खो ना दें। लेकिन साथ साथ इसके जो हमें वहम मिले हैं उनको हमें खो देना चाहिए। और इन वहम में जो सबसे बुरा वहम है वो है दहेज का। आप जानते हैं कि दहेज में कितना नुकसान होता है खानदान का। लोग उधार लेते हैं दहेज देने के लिए, फिर उसका सूद देना पड़ता है, ब्याज देते देते कई पीढ़ियां निकल जाती हैं लेकिन उतरता नहीं है। तो ये एक चीज है जो हमें हिंदुस्तान से मिटा देनी है। भारत माता की, श्री भारत